हेलो एवरीवन। हम लोगों ने वर्ब का इन्फिनेटिव्स और जेरेंड कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसके थ्रू आप उन कॉन्सेप्ट्स को जब ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सको। तो वर्ब के कुछ क्वेश्चन हैं। जिस तरह स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ डेयर ही टू अब्यूज़ माई फ्रेंड। आपको डेयर के बारे में बताया जा चुका है। डेयर एक मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी यूज़ होता है। आपको बताया गया था कि जब ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। और आप जानते हो मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वो तो जिस रूप में है बस उसी रूप में रहता है। तो डेयर को आपको चेंज नहीं करना है उस केस में। अब हमें इस सेंटेंस में डिसाइड करना है कि ये जो डेयर दिया हुआ है ये मॉडल है या फिर मेन वर्ब है। आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें हाउ के बाद आप किसी वर्ब का यूज़ करो। आप ध्यान दोगे हाउ के बाद कभी भी आप मेन वर्ब का यूज़ नहीं करते हो। हाउ गो, हाउ कम, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो। ठीक है कि नहीं? ये एक तरीका है पहचानने का। आप किसी भी तरीके से पहचानो, आपको बस पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर आप मेन वर्ब हाउ के बाद यूज़ नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हाउ के बाद जो यूज़ हुआ है वो वर्ब क्या है आपका, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। और जिस तरह बताया गया है कि डेयर जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी भी होता है, तो यहाँ पे डेयर क्या हुआ है, एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। अब आप बताओ मेरे को, डेयर जब मॉडल ऑक्सिलरी, मेन वर्ब नहीं, किसकी तरह यूज़ होगा, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह जब डेयर का यूज़ करोगे तो क्या उसके साथ फुल इन्फिनेटिव आता है या फिर बेयर इन्फिनेटिव आता है? क्लियर सी बात है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। सो यहाँ पे जो आपने यूज़ किया हुआ है टू अब्यूज़, ये क्या बन जाएगा, ये टू हट जाएगा इसमें से। ठीक है, ये वाला पार्ट में बस टू को हटा देना है आपको। क्या हो जाएगा, हाउ डेयर ही अब्यूज़ माई फ्रेंड। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। डेयर और नीड को लेके दोनों केसेस बनते हैं, दोनों को ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे ये चीज़, डेयर क्या है आपका, मेन वर्ब के रूप में जब यूज़ होगा फुल इन्फिनेटिव यूज़ करोगे। डेयर क्या है आपका, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ करोगे, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, when she entered the room she found the child sleeping peacefully and the fan moved slowly। आप यहाँ पे दो पार्ट कर दो सेंटेंस का, आपको क्लियर पता चल जाएगा क्या गलती आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस याद होगा। सेंटेंस के थ्रू आप जितना ज़्यादा अच्छे से रूल्स को याद रख सकते हो उतना और किसी तरह से नहीं याद रख सकते हो। रूल्स रटने वाली चीज़ नहीं है, सेंटेंस में उसका एप्लीकेशन देखना पड़ता है हमें। तो एक सेंटेंस याद होगा, आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर। आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर, इस सेंटेंस से क्या होगा ना, तीन रूल आप यहाँ पे याद रख सकते हो। दो मैं बता रहा हूँ। क्या, एक कि वहाँ पे जब लॉकिंग पार्टिसिपल के रूप में आया था तो हिम का यूज़ हमने किया था ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। और ये भी पता चला था क्या, लॉकिंग वहाँ पे पार्टिसिपल यानी कि एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी सेंटेंस का दो टुकड़ा करते हैं हम लोग। क्या क्या है, व्हेन सी एंटर्ड द रूम सी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुल्ली एंड अगेन सी फाउंड द फैन मूव। क्या हो जाएगा, सी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग एंड सी फाउंड द फैन मूविंग। ये मूविंग, मूव क्या हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा। क्लियर है? तो व्हेन सी एंटर्ड द रूम सी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग एंड पीसफुली एंड द फैन मूविंग, ई को हटा देना है, आई एन जी लगा देना है, मूविंग स्लोली। ठीक है, दोनों जगह ही एडजेक्टिव का यूज होगा, पार्टिसिपल का यूज हो जाएगा। He is understood to leave India for good last year। He is understood to leave, to leave का यूज किया आपने, क्या यूज किया, इन्फिनेटिव का यूज किया हुआ है। आपको इन्फिनेटिव में बताया गया था कि परफेक्टिव इन्फिनेटिव भी एक चीज़ होता है। इन्फिनेटिव है तो वो कैसा वर्ब हो गया आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, और एक होता है फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब भी सेंटेंस में अगर दिया हुआ हो और नॉन फाइनाइट वर्ब भी दिया हुआ हो, वैसे केसेस में आपको दोनों का एक्शन का ऑर्डर याद रखना पड़ता है कि पहले कौन सा हुआ। अगर ये एक्शन पहले यूज हो गया है, अगर नॉन फाइनाइट वाला एक्शन या फिर इंफॉर्मेशन पहले का है, ठीक है, किससे पहले का, फाइनाइट वाले से पहले का, उस केस में हम लोग परफेक्टिव इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इन्फिनेटिव वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ही इज अंडरस्टूड, ऐसा समझा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, पैसिव में है। ऐसा समझा जाता है, क्या समझा जाता है कि उसने पिछले साल मतलब इंडिया छोड़ दिया फॉर गुड। फॉर गुड का क्या मतलब है, हमेशा के लिए, ऑलवेज।
भलाई के लिए नहीं, हमेशा के लिए, ठीक है। फॉर गुड का क्या मतलब हो जाता है, हमेशा के लिए। तो उसने ये काम जो किया है, ये जो टू लीव इंडिया, ये जो एक्शन है इसका, ये इस फाइनाइट वाला जो एक्शन है उससे पहले का है ना, क्योंकि ये काम उसने कब कर दिया है, देखो ये काम उसने किया हुआ है लास्ट ईयर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ही इज अंडरस्टूड, ऐसा समझा जाता है, समझा अभी जाता है, जबकि इंडिया उसने लास्ट ईयर छोड़ दिया था। तो नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट वाले एक्शन से पहले का बता रहा है, ठीक है। ऐसे केस में परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। आपने इन्फिनेटिव यूज किया हुआ है सिर्फ, टू लीव क्या हो जाएगा, टू हैव V3, लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। लीव का क्या हो गया, लेफ्ट। ही इज अंडरस्टूड, ये टू लीव क्या बन जाएगा, टू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड लास्ट ईयर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, परफेक्टिव इन्फिनेटिव व्हेन द एक्शन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब प्रीसीड्स द एक्शन ऑफ द फाइनाइट वर्ब। जैसे कि एक सेंटेंस यहीं पे दिया हुआ है, इसमें देखो, ही एडमिटेड, उसने क्या एडमिट किया, ही एडमिटेड टू हैव किल्ड द स्नेक, उसने ये चीज़ को स्वीकारा, किस चीज़ को स्वीकारा, कि उसने सांप को मार दिया है। तो पहले स्वीकारा या पहले उसने सांप को मारा, पहले उसने सांप को मारा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसने एडमिट किया कि हाँ मैंने ये किया है। तो ये जो नॉन फाइनाइट का एक्शन है, ये फाइनाइट के एक्शन के पहले का घटना है, इसलिए हमने क्या यूज किया, टू हैव किल्ड। क्लियर ये चीज़, उसी पे बेस्ड था वो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। She stole something from my room and hid it in her recently got sari. So I can't tell you anything about the stolen things unless or until I check the room. अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। She stole something from my room and hid it in her recently got sari. आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। कैसे, देखो आप देखो यहाँ पे, ये सारी क्या है आपका, नाउन है। सारी नाउन है, सारी को क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, गॉट। तो ये जो नाउन है इसको क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज होगा दैट मस्ट बी एडजेक्टिव, ठीक है। फिर इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ब होगा दैट मस्ट बी, जो वर्ड होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो रिसेंटली तो है, सही है, एडवर्ब का यूज किया गया है। नाउन भी सही है, यहाँ पे नाउन का यूज किया गया है। ये गॉट, ये तो वर्ब होता है ना, ठीक है। आपको बताया गया है क्या, वर्ब 1 2 3, तीनों फॉर्म याद रखो आप। और तीसरा वाला फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है और वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, जिसको क्या पास्ट पार्टिसिपल कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव वाला यानी पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा, पार्टिसिपल का जो एडजेक्टिव मीनिंग होता है वो वाला फॉर्म यूज होगा। सो गॉट की जगह क्या हो जाएगा, ये वाला गॉट को हटा दोगे, गॉटन, क्या हो जाएगा, गॉट का गॉटन। आप याद रखो वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म गॉट, गेट, गॉट, गॉट होता है, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म में एक और फॉर्म एग्जिस्ट करता है, गॉटन, वो एडजेक्टिव होता है। जिस तरह से मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, और एक फॉर्म होता है मॉल्टन, तो मॉल्टन एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ठीक है। सिंक, सैंक, संक, संक हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक होता है संकेन, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, द संकन शिप, द संक शिप नहीं बोलते हो आप, ठीक है। इस चीज़ से आप हल्के फुल्के नॉलेज के साथ आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं आराम से। क्या हो जाता है, रिसेंटली गॉटन सारी, क्योंकि गॉटन है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा नाउन से पहले, अपने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया हुआ है। आगे बढ़िए। लास्ट नाइट सी इंटेंडेड टू हैव लेफ्ट, लास्ट नाइट, पिछले रात को उसने क्या इरादा किया, इंटेंशन क्या लिया, इंटेंड किया हमेशा के लिए यहाँ से जाने का या फिर यहाँ से जाने का। अब देखो यहाँ पे घटना लास्ट नाइट की है, चलो ठीक है। सी इंटेंडेड, इंटेंशन लेना, किसी भी चीज़ को काम करने का कोई इंटेंशन लेना। अच्छा, वो काम जब आप इंटेंशन लेते हो तो उसके बाद करते हो या उससे पहले ही कर लिए होते हो। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी काम करने का इंटेंशन लोगे तो उसको फ्यूचर में ही करोगे ना, आने वाले वक्त में करोगे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो ये जो इंटेंडेड है ये आपका फाइनाइट वर्ब है। टू हैव लेफ्ट आपने क्या यूज किया, परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज किया हुआ है, परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज किया हुआ है। परफेक्टिव इन्फिनेटिव कब यूज होता है, जब ये जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू हैव लेफ्ट इन्फिनेटिव है तो नॉन फाइनाइट है, ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन से पहले हो जाए तब यूज होता है। तो पहले उसने इंटेंशन लिया कि पहले उसने छोड़ दिया उस जगह को, ये चीज़ आप क्लियर कीजिए अपने दिमाग में। पहले इंटेंशन लिया होगा उसके बाद वो जगह उसने हमेशा के लिए छोड़ा होगा, ठीक है ना। तो इंटेंशन लेने का काम पहले हो रहा है, यानी ये वाला काम इस वर्ब से पहले नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे जो परफेक्टिव इन्फिनेटिव आपने यूज कर लिया ये गलत है, ठीक है। कहीं कहीं करना पड़ेगा,
कब? जबकि ये वाला जो एक्शन है इस वाले एक्शन से पहले का हो, ठीक है, उस केस में यूज करना पड़ेगा। बट अपने वर्ब ही ऐसा यूज कर लिया ना, वर्ब क्या यूज किया? इंटेंडेड। इंटेंडेड करने के बाद ही कोई काम करोगे, तो ये एक्शन कभी भी जो है ना इससे पहले का नहीं हो सकता। इस केस में इसमें प्लान इन्फिनेटिव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टू लीव, ठीक है। हो सकता है मैं समझाने में कामयाब रहा, आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा एक बार वापस से रिवाइंड करके इसको देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The audience still flock to his concerts to hear him to sing, as they perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today. हा हा हा, बड़े बड़े सेंटेंस, लेकिन एरर कैसा होगा? छोटा सा। बड़े बड़े सेंटेंसेस बैंकिंग में ऐसे ही करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस देते हैं, बच्चों को लगता है कि मेरा तो एरर ऐसे ही कमज़ोर है, मुझसे तो ये होगा नहीं, जब तक पढ़ूंगा तब तक तो कितना टाइम निकल जाएगा। नहीं, सेंटेंस बड़े ज़रूर होते हैं, एरर जो बहुत छोटा सा होता है। जैसे देखो, इसको पढ़ते ही वापस से हम लोग एरर को खोज लेंगे। द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट्स टू हियर हिम टू सिंग। बस हो गया, मिल गया गलती। क्या गलती है? टू हियर हिम टू सिंग। आपको बताया गया है, क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि लेट, बिट, मेक, वॉच, हियर, यही तो यूज किया गया था ना वहाँ पे। हेल्प, ईटीसी, ये सारे बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं अपने साथ। बेयर इन्फिनेटिव मतलब जैसे सी मेड मी लाफ, सी मेड मी टू लाफ नहीं होता है, उसी तरह से ये सारे वर्ब्स बेयर इन्फिनेटिव अपने साथ लेते हैं। इसमें से एक हियर भी है, आई हर्ड हिम सिंग, ऐसा होता है ना। आई दे वॉच्ड मी गो, उन्होंने मुझे जाते हुए देखते रहे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? टू हियर हिम, ये जो टू आपने लिखा है ना इसको हटा दो, टू को वहाँ से हटाओ, टू को पूरी तरह से क्या करना है? वहाँ से हटा देना है। द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट्स टू हियर हिम सिंग। क्लियर है? बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। 7 नंबर देखो, ही कांट टॉलरेट एनीबडी टॉकिंग नॉनसेंस। आपको पता है, एक चीज़ पता है, जब आपको जेरंड पढ़ाया गया, वो भी कंप्लीट बना हुआ वीडियो, वापस से उसको आप देखिए अगर नहीं देखे हो। लेकिन अगर आप देखे हो सही से तो आपको पता चल गया क्या गलती है, ठीक है। कम से कम याद तो आ गया होगा कि ये जो कैंट टॉलरेट है इसके साथ हम जेरंड का यूज़ करते हैं। आपने बहुत अच्छा यूज़ किया भी है, देखो, टॉकिंग नॉनसेंस। लेकिन 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 और भी एक चीज़ थी, पूरा वीडियो देखते तो समझ में आता क्या कि ये जो जेरंड है इससे पहले जो यूज़ किए हो एनीबॉडी, एक प्रोनाउन, वो कैसा होना चाहिए आपका? कौन से केस में होना चाहिए? पॉजिटिव केस में। प्रोनाउंस को पॉजिटिव केस में कैसे बनाएंगे, बाकी सबके लिए याद रखिए। और जितने इस टाइप के प्रोनाउन आएंगे उसमें लास्ट में बस एपोस्ट्रोफी एस लगा देना होता है। क्या हो जाएगा? ही कैन टॉलरेट एनीबडीज टॉकिंग नॉनसेंस। किसी का बकवास करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। ही कैंट टॉलरेट एनीबडीज, एनीबडीज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव केस लगाना है जेरेंड के आगे। अगर जेरेंड डायरेक्ट यूज हो रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन जेरेंड से पहले कोई नाउन आ जाए, एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, पॉजिटिव केस चाहिए होता है। अगर प्रोनाउन आ जाए तो उसका भी पॉजिटिव केस, जैसे ही है तो हीज यूज होगा, सी हर यूज होगा। सी का तो खैर ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस दोनों ही हर है, लेकिन हर यूज होगा। दे का देयर यूज होगा, यू का योर यूज होगा, ठीक है। इसी तरह एनीबडी का एनीबडीज यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, एक देखो ये सेंटेंस देखो, यूज पॉजिटिव केस बिफोर ए जेरेंड, आई डोंट लाइक हिज। हिज पॉजिटिव केस है ना, उसका टॉकिंग, उसका बकवास करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये इसी टाइप से एग्जाम्पल से आप याद रखिए चीज़ों को। नेक्स्ट है, आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टू ग्रो इन आवर कंट्री। ये तो बड़ा सिंपल है, अगर आप इसको अच्छे से समझे। ये देखो ये वाला, लेट, लेट मी गो, लेट मी टू गो नहीं होता है, बस काम खत्म। आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ग्रो, लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ग्रो। टू लगा दिया आपने, गलत कर दिया। टू को वहाँ से हटाइए, पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये टू हट गया, टू ग्रो इन आवर कंट्री, सही हो गया। लेट से शुरू हुआ ना, लेट लेके आए ना, लेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगता है, आपने फुल लगाया था, टू को हमने हटा दिया, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। शी वॉज कॉन्फिडेंट, जेरंड पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था वर्ड्स, उसके साथ कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, और फिर आता है कुछ जेरंड, ठीक है, यूज़ करना है तो उसके बाद जेरंड का यूज़ करना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाए थे? दो वर्ड पढ़ाए थे, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट के साथ हम लोगों ने लगाया था कॉन्फिडेंट ऑफ, उसके बाद जेरंड, यानी क्वालिफाई क्या बन जाएगा? क्वालिफाइंग। सॉरी, शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाइंग। और अगर ये मान लेते हैं नाउन यूज़ करते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस, तो क्या हो जाता?
सी हैज कॉन्फिडेंस इन क्वालिफाइंग, कॉन्फिडेंस इन जेरंड यूज होता है, जबकि कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। तो ये वर्ड्स अगर आपको प्रीपोजिशन के साथ बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम आप जो है ना मिनिमम 50 वर्ड्स ऐसा करके रखिए जिसका कॉम्बिनेशन आपको पता हो, ठीक है। एक्वेंटेड विथ होता है, ठीक है। आस्क फॉर, आस्क के साथ और भी लग जाते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, कॉन्फिडेंस इन होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, कुछ 50 ऐसे वर्ड करके रखिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा सेंटेंस में, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये वाला क्या हो गया, कॉन्फिडेंट ऑफ हो गया, और क्वालिफाई क्या बन गया, क्वालिफाइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओविंग टू हिज इल हेल्थ ही वाज सॉरी ओविंग टू हिज इल हेल्थ ही विल नॉट बी एबल टू गिव हिज एग्जामिनेशन विच मीन्स ही विल हैव टू लूज 1 ईयर, ठीक है। उसका ये कारण क्या है, उसका बीमार होना, ठीक है, उसका पुअर हेल्थ है, ये उसका रीजन है। ओविंग टू का मतलब होता है क्योंकि ये कारण है इसलिए, ठीक है, क्योंकि उसका पुअर हेल्थ है, वो एग्जामिनेशन देने में इस बार सफल नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कि वो अपना 1 साल क्या कर देगा, मिस कर देगा। गलती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, बहुत ही माइनर सा है, देखो क्या है। आपको ये चीज़ याद रखना है अगर नहीं पता है तो, कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो आप हिंदी में तो देते हो वर्ड यूज़ करते हो कि मेरा एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इंग्लिश में उसके लिए देना यूज वर्ड नहीं होता, गिव नहीं होता, उसके लिए टेक होता है, लेना, ठीक है। आप जब एग्ज़ाम दोगे इंग्लिश में टेक यूज करोगे, ठीक है। हिंदी में दे रहे हो सही है, लेकिन इंग्लिश में यूज करोगे तो टेक यूज होगा। तो ही विल नॉट बी एबल टू, टू तो रहेगा ही, गिव क्या बन जाएगा, टेक दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम लेता है, हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं ले रहा है, एग्जामिनर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इंग्लिश में उसके लिए जो वर्ड यूज होगा इंग्लिश में वो हो जाएगा वहाँ पे गिव, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए टेक और टीचर्स जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनके लिए गिव, इंग्लिश में याद रखिए ये चीज़। चलिए, तो ये गिव बन गया टेक, 10 नंबर करेक्ट हो गया। 11 है, यू शुड ऑलवेज एम टू अचीव हायर गोल टू सक्सीड इन लाइफ। यू शुड ऑलवेज एम, आपको याद होगा जेरेंड में एम के साथ हमने एक प्रपोजिशन यूज किया था, क्या, एट, एम एट समथिंग। समथिंग का मतलब समझते हो, नाउन है वहाँ पे, अगर वर्ब का भी फॉर्म आएगा तो आईएनजी फॉर्म जो जेरेंड होता है वही आएगा। क्लियर है ये चीज़। तो यू शुड ऑलवेज एम एट अचीविंग, अचीव का अचीविंग हो जाएगा, ठीक है, ये हटा देना लास्ट का, क्या हो जाएगा, यू शुड ऑलवेज एम एट अचीविंग, एम टू अचीव की जगह एम एट अचीविंग, ठीक है। जेरेंड, जेरेंड का यहाँ पे यूज़ होगा। लास्ट है देखिए, शी डिड नॉट डेयर एंटर द रूम विदाउट हिज परमिशन। शी डिड नॉट डेयर एंटर द रूम विदाउट परमिशन। डेयर से शुरू किया था मैंने पूरा वीडियो, और डेयर पे ही ख़त्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप डेयर को अच्छे से समझ लो। अब बताओ इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ याद है कि मेन वर्ब है तो फुल इन्फिनेटिव लेगा, अगर मॉडल वर्ब है तो बेयर इन्फिनेटिव लेगा। यूज़ आपने बेयर इन्फिनेटिव किया हुआ है, देखो, एंटर, टू एंटर यूज़ नहीं किया हुआ है, डिड नॉट डेयर एंटर यूज किया हुआ है, टू एंटर यूज़ नहीं किया है, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया है। इसका मतलब आपको आपका ये वर्ब मॉडल होना चाहिए, लेकिन ये है कैसा, मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब के लिए ही तो हेल्पिंग वर्ब आता है ना। सी डिड नॉट डेयर, आई डिड नॉट गो, बोलते हो ना, तो गो क्या होता है आपका, मेन वर्ब होता है, ठीक है। उसी तरह से सी डिड नॉट डेयर, यहाँ पे डेयर मेन वर्ब है और मेन वर्ब पूरा इन्फिनेटिव लेता है, तो ये एंटर बन जाएगा क्या आपका, एंटर के पहले टू लगाना पड़ेगा, फुल इन्फिनेटिव ये लेगा, ठीक है। तो सी डिड नॉट डेयर टू एंटर द रूम विदाउट हिज परमिशन। क्लियर है ये चीज़। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता ना तो इस तरह से यूज होता, सी डेयर नॉट एंटर, ठीक है, डेयर्स नहीं करते वहाँ पे डेयर को, सी डेयर नॉट एंटर, ठीक है, डेयर नॉट एंटर, वो इसमें आ जाता आपका, प्रेजेंट में आ जाता, मॉडल वर्ब है वो प्रेजेंट में लेके आ जाता सेंटेंस को। सी डेयर नॉट एंटर, आपने पास्ट का यूज किया, डेयर को मेन वर्ब के रूप में यूज किया, सी डिड नॉट डेयर टू एंटर। क्लियर है ये चीज़। चलिए, इसी तरह से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में भी, आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।